हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, इस बार 10वीं बोर्ड की परीक्षा में इतिहास के चैप्टर 1 और चैप्टर 3 से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और चैप्टर 4 और चैप्टर 5 से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो आज मैं चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ आई हूँ। अगर आप इनको सही ढंग से तैयार कर लेंगे तो यकीनन आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो चलिए हम उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रिंडरपेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है? पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को रिंडरपेस्ट कहते हैं। इस बीमारी से 1890 के दशक में हजारों की संख्या में अफ्रीका के पशु मारे गए, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं? किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर वसूल किए जाने वाले शुल्क को आयात शुल्क कहा जाता है। यह शुल्क उस जगह से लिया जाता है जहां से वह वस्तु देश में आती है, यानी सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फोर्ड कौन था? हेनरी फोर्ड एक कार निर्माता और बृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार टॉमस न्यूकोमेन ने किया था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई? पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में 1760 और 1820 के बीच हुई थी। इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य मशीनीकरण के द्वारा उत्पादन को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित की गई? भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल 1854 में मुंबई में स्थापित की गई, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। अब बढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है, उसमें हमारा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। इसके अंतर्गत अनेक विदेशी उत्पादक अपना माल और सेवाएं बेच सकते हैं और इसी प्रकार हम अपने देश में निर्मित माल और सेवा को दूसरे देशों में बेच सकते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण के कारण विश्व के विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, G77 से आप क्या समझते हैं? ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या के समाधान के लिए विकासशील देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई और G77 के नाम से विकासशील देशों के एक नए संगठन की स्थापना की। G77 की स्थापना क्यों की गई थी? G77 की स्थापना का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना था जिससे उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थों में नियंत्रण मिल सके। उन्हें आर्थिक विकास के लिए अधिक सहायता, कच्चे माल के सही दाम और अपने देश में तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में पहुंचाने के पर्याप्त साधन मिल सकें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन कंपनियों को कहते हैं जो विश्व के विभिन्न देशों में जाकर अपनी पूंजी निवेश करती है और वहां अपना उत्पादन करती है, फिर तैयार माल को विश्व के बाजारों में बेचती है। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति हम उस क्रांति को कहते हैं जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक और संगठन में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। ये परिवर्तन इतनी तेज रफ्तार से आए और इतने प्रभावशाली सिद्ध हुए कि उन्हें क्रांति का नाम दे दिया गया। इस क्रांति ने घरेलू उद्योग धंधे के स्थान पर फैक्ट्री सिस्टम को जन्म दिया।
कार्य हाथों के स्थान पर मशीनों से होने लगा और छोटे कारीगरों का स्थान पूंजीपति श्रेणी ने ले लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाथ से बने हुए वस्त्र की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हाथ से बने वस्त्र की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, हाथ से बनी चीजों को सुरुचि और परिष्कार का प्रतीक माना जाता है। उनकी फिनिशिंग अच्छी होती है, उनको एक एक करके बनाया जाता है, इसीलिए उनका डिजाइन बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1929 की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी से हुई और इसका व्यापक प्रभाव बंगाल के पटसन उद्योग पर पड़ा। वहाँ के किसान कच्चा पटसन उगाते थे, जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब महामंदी के कारण टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% की गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने अपने दिन फिरने या बेहतर आमदनी के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए कर्ज ले लिए थे, उनकी हालत उत्पादन का सही कीमत न मिलने के कारण खराब हो गई और वे दिनों दिन कर्ज में डूबते चले गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, क्यों? 18वीं सदी के अंत से पूर्व तक गुजरात का यह सूरत बंदरगाह भारत खाड़ी और लाल सागर बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। 1750 के दशक के बाद इस बंदरगाह पर भारतीय सौदागरों का नियंत्रण ढीला पड़ता गया, जिसका कारण था भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रभाव में निरंतर होती जा रही वृद्धि। यूरोपीय कंपनियों के द्वारा व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लेने से सूरत और हुगली दोनों बंदरगाह कमजोर पड़ गए, जिससे इन पर होने वाले व्यापार में नाटकीय ढंग से कमी आई। 1740 के दशक में इस बंदरगाह पर होने वाला व्यापार 1.6 करोड़ रुपए से घटकर केवल 30 लाख रुपए रह गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को पूर्व औद्योगिकरण का नाम देते हैं। आगे बढ़ेंगे, जॉबर से आप क्या समझते हैं? उद्योगपति अक्सर लोगों को काम पर रखने के लिए जॉबर की मदद लेते थे। ये जॉबर किसी प्लेसमेंट कंसल्टेंट की तरह काम करते थे। अक्सर कोई पुराना और भरोसेमंद मजदूर ही जॉबर बन जाता था। जॉबर अक्सर अपने गांव के लोगों को प्रश्रय देता था। वह उन्हें शहर में बसने में मदद करता था और ज़रूरत के अनुसार समय समय पर कर्ज भी देता था। इस तरह से वह एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। बाद में वह लोगों से मदद के बदले पैसे और उपहार भी मांगता था और उनके जीवन में दखल भी देता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए? जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी नामक मशीन बनाई थी। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। इन मशीनों के कारण शारीरिक श्रम की मांग निरंतर घटती जा रही थी, जिससे औरतों की नौकरियां उनसे छीन रही थी। इस मशीन के कारण महिलाएं बेरोजगार होती जा रही थी। यही कारण था कि स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध किया गया। अब हम बढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों के रखने के निम्नलिखित कारण थे। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में परंपरागत बिचौलियों और व्यवसायियों को खत्म करके बुनकरों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा। दूसरा पॉइंट है, कंपनी ने बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। इसके लिए उन्हें कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था, लेकिन इस कर्ज के बदले में प्रत्येक बुनकर को अपना तैयार माल सिर्फ गुमास्ता को ही देना होता था।
ये गुमास्ता दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों और चपरासियों को लेकर के आते थे, समय पर माल न तैयार होने की स्थिति में बुनकरों को सजा भी देते थे, जिससे जल्द बुनकर और गुमास्तों के बीच टकराव होने लगा। परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर बुनकरों ने कंपनी और उसके अफसरों के खिलाफ बगावत कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू की, जो इस प्रकार है। कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों को और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता को जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। कंपनी ने माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए ऋण भी दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा भी देना पड़ता था, उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने को प्राथमिकता देते थे। क्यों? 19वीं सदी के दौरान कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने को प्राथमिकता देते थे। इसके निम्नलिखित कारण थे। आमतौर पर श्रमिकों की जहां कमी होती है वहां मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाता है, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। इस दौरान ब्रिटेन में गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों में आए थे। दूसरा पॉइंट ये था, सस्ते श्रमिक उपलब्ध होने के कारण मशीनों के बजाय मानव श्रम को प्राथमिकता दी जाती थी, अतः उद्योगपति मशीनों में दिलचस्पी कम लेते थे। तीसरा पॉइंट है, मौसम के अनुसार कुछ उद्योगों में श्रमिकों की मांग घटती बढ़ती रहती थी, अतः ऐसे उद्योगों में उद्योगपति मशीनों की जगह पर मजदूरों से काम लिया करते थे, क्योंकि जरूरत के अनुसार उन्हें कम या ज्यादा किया जा सकता था। चौथा पॉइंट हम देखेंगे, कुछ उत्पाद मशीनों के बजाय केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे और ऐसे उद्योगों में मजदूरों का प्रयोग आवश्यक था। लास्ट पॉइंट देखेंगे, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में कुलीन और पूंजीपति को हाथ से तैयार की गई वस्तुओं में ज्यादा दिलचस्पी होती थी, उसको वो ज्यादा प्राथमिकता देते थे। इन्हीं सब कारणों से मशीनों की बजाय मजदूरों से काम करवाना उद्योगपति ज्यादा पसंद करते थे। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कॉर्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। कॉर्न लॉ को खत्म करने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में नुकसान हुआ, हालांकि औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। ब्रिटेन में जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि उत्पाद महंगे हो गए। दूसरी तरफ भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अनाज के ऊपर लगाए गए इन कानून को ही कॉर्न लॉ का नाम दिया गया। बाद में खाद्य पदार्थों की अत्यधिक कीमतों से परेशान उद्योगपतियों ने और शहरी बासिंदों ने सरकार को कॉर्न लॉ समाप्त करने पर मजबूर कर दिया। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला, महामंदी के कारण भारत के कृषिगत पदार्थों के आयात निर्यातों में अत्यधिक कमी आई, जो 1928 से 1934 के बीच घटकर लगभग आधे रह गए। सेकेंड पॉइंट है, जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी आई तो भारत में भी वस्तुओं के दामों में काफी कमी आई। इस दौरान भारत में गेहूं की कीमत 50% तक कम हो गई। वस्तुओं की कीमत में कमी आने पर भी सरकार के द्वारा लगान में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती थी, जिससे काश्तकारों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। भारतीय किसान कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे थे। उनके घर के बर्तन, जेवर आदि सूदखोरों, महाजनों तथा व्यापारियों के पास चले गए। इस दौरान भारी मात्रा में भारत से कीमती धातु जैसे सोना, चांदी आदि का निर्यात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ गया था?
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के निम्नलिखित कारण थे। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतें पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया था। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े और खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखानों को कई पालियों में चलाया गया, बहुत सारे नए मजदूरों को काम मिल गया। उद्योगपतियों के साथ साथ मजदूरों को भी फायदा हुआ। उनके वेतन में बढ़ोतरी होने से उनकी कायापलट हो गई। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देखकर राष्ट्रवादी नेताओं ने भी स्वदेशी चीजों के प्रयोग पर बल देना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय उद्योगों को और अधिक बढ़ावा मिला। हमारा आखिरी प्रश्न है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित 2 उदाहरणों से खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को देखा जा सकता है। पहला, पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित होने से जल्दी खराब होने वाली चीजें जैसे मांस, मक्खन, अंडा आदि को भी लंबी यात्राओं में ले जाया जा सकता था। लंबी यात्राओं पे इस तकनीक से यूरोप में मांस की कीमतों में गिरावट आई। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, रेलगाड़ियों, जलपोतों आदि के द्वारा किसी भी खाद्य पदार्थ को दूर दूर के बाजारों में बहुत ही कम लागत पर उपलब्ध कराया जाने लगा था। तो ये हमारा इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसके उत्तर आपने देखे होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत लाभ पहुँचेगा। इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। आपके बेहतर भविष्य की मैं कामना करती हूँ। एग्जाम के लिए सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।